हेलो दोस्तों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडॉन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों का टॉपिक चला ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के सेकंड पार्ट के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज किसे कहते हैं, कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, इनका संचरण कैसे होता है, संक्रामक रोगों का संचरण कैसे होता है। इसके अलावा संक्रामक रोग में हमने बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात करना चालू की थी और बैक्टीरियल डिसीज में हमने टाइफाइड के बारे में, हैजा के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, लेप्रोसी, टिटेनस, डिप्थीरिया, इन रोगों के बारे में हमने जान लिया था, पढ़ लिया था कि इनके रोगजनक क्या होते हैं, इनका संचरण कैसे होता है, इनके महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, जांच किस प्रकार की जाती है, रोकथाम किस प्रकार की जाती है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। जिन लोगों ने हमारी पिछली 2 क्लास को नहीं पढ़ पाया है इस चैप्टर की, वो हमारे चैनल से इन क्लासों को देख सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको अगली क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग बैक्टीरियल डिसीज में डिप्थीरिया से आगे की डिसीज के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्लेग के बारे में। ब्लैक डेथ भी कहते हैं इसे, प्लेग या ब्लैक डेथ, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो रोगजनक है, प्लेग का जो रोगजनक है, इसका रोगजनक है यार्सिना पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस। प्लेग, ब्लैक डेथ, यार्सिना पेस्टिस या पास्टुरेला पेस्टिस, याद रखना है इसके रोगजनक के बारे में। प्लेग का संचरण रेड फिलिया के माध्यम से, रेड फिलिया के द्वारा मनुष्य तथा चूहों में इसका संचरण होता है। रेड फिलिया के माध्यम से, रेड फिलिया के माध्यम से मनुष्य में तथा चूहों में इसका संचरण होता है प्लेग का। इसमें महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? प्लेग रोग में इसका रोगजनक हमारी लिम्फ नोड को, लसिका गठानों का संक्रमण कर देता है। लसिका गठानें इससे मुख्यतः संक्रमित हो जाती हैं। जब लिम्फ नोड का प्रदाह होता है, जब संक्रमण होता है, तब उसे बिबोनिक प्लेग कहते हैं। बिबोनिक प्लेग जब हमारे फेफड़े से संक्रमित होते हैं, व्यक्ति को, रोगी को निमोनिया हो जाता है, तब उसे न्यूमोनिक प्लेग कहा जाता है। न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग एक मोस्ट कॉमन है, जो कि महाराष्ट्र के ममिया गांव में महामारी के रूप में, सूरत ममिया गांव में एक रोग फैलाता है, जो कि बाद में सूरत में महामारी के रूप में फैलाता है, न्यूमोनिक प्लेग। इसमें मुख्यतः हमारी लिम्फ नोड, हमारी लसिका गठानें संक्रमित होती है। इसका रोगजनक यार्सिना पेस्टिस से, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए प्लेग वैक्सीन लगाया जाता है। प्लेग वैक्सीन के माध्यम से, प्लेग वैक्सीन के माध्यम से इसकी रोकथाम की जाती है। अगले रोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है हुपिंग कफ। हुपिंग कफ, पर्टुसिस कहते हैं, काली खांसी कहते हैं, कुकर खांसी कहा जाता है। कुकर खांसी भी इसी को कहते हैं, हुपिंग कफ या कुकर खांसी, पर्टुसिस। इसका रोगजनक बोर्डेनटेला पर्टुसिस होता है। बोर्डेनटेला पर्टुसिस या हीमोफिलस पर्टुसिस, बोर्डेनटेला पर्टुसिस या हीमोफिलस पर्टुसिस इसका रोगजनक होता है। इसका संचरण सांस के द्वारा होता है, सीधे संपर्क के द्वारा, सांस के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा इसका संचरण हो जाता है। ध्यान रखना है, इस रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग हमारे फेफड़े होते हैं, श्वसन तंत्र होता है। इस रोग में व्यक्ति को खांसी बहुत अधिक आती है, खांसी आती है, इंस्पायरेटरी हो, श्वसन यानी सांस लेते समय रोगी को खांसी आती है, सांस लेते समय रोगी को खांसी आती है। इसकी रोकथाम के लिए डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है। डीपीटी, डिप्थीरिया ट्रिपल बूस्टर, ट्रिपल वैक्सीन है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, 3 रोगों में एक साथ काम करता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है। ध्यान रखना है, डीपीटी करना है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई। डीपीटी करना उसको, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। ध्यान रखना है, बोर्डेनटेला पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस। अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, इसका रोगजनक है निसेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया है। इसका रोगजनक बैक्टीरिया है निसेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकस।
मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा ये मेनिंजाइटिस रोग होता है। इसका संचरण घाव द्वारा रुधिर आदांश होता है। घाव द्वारा रुधिर आदांश होता है। इसमें मुख्यतः मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस में मुख्यतः मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें महत्वपूर्ण लक्षण मेनिंजिस का प्रभाव। मेनिंजिस हमारे ब्रेन की लेयर्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं, इनका सबसे पहले इसमें प्रदाह होता है, इन्फ्लामेशन होता है, संक्रमण होता है। इस रोग में व्यक्ति को सिर दर्द रहता है, बुखार आता है और अंत में बेहोशी तक आ जाती है। इसके अलावा इस रोग में हमारे कान भी प्रभावित होते हैं, मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं, मस्कुलर फटीग होता है, सीवियर मस्कुलर पेन होता है, बहुत ज्यादा मांसपेशियों में दर्द रहता है, कानों में दिक्कत आती है, सुनने में थोड़ा दिक्कत आती है, मेनिंजिस का प्रभाव होता है, इससे सिर दर्द होना, मेंटल स्ट्रेस आना, ये कॉमन से लक्षण है। आंखें भी प्रभावित होती हैं, धुंधलापन छा जाता है, बहुत तेज बुखार रहता है, उल्टी जैसा मन होता है, जी मिचलाना, उल्टी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। हमारी त्वचा भी प्रभावित हो जाती है, त्वचा के ऊपर रेसेस बन जाते हैं, स्पॉट धब्बे जैसे आ जाते हैं, त्वचा पेनलेस हो जाती है। मेनिंजाइटिस बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, ध्यान रखना है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। नेसेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया है जिसके द्वारा यह रोग होता है। अब अपन बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया रोगजनक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या नीमोकोकस बैक्टीरिया है। इसके माध्यम से निमोनिया रोग होता है। इसका संचरण सांस के द्वारा होता है। इस रोग में सर्वाधिक प्रभावित अंग हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। इसके महत्वपूर्ण लक्षण है फेफड़ों का प्रदाह, इन्फ्लामेशन हो जाना। इसमें क्या होता है, एल्वोलाई के अंदर, लंग्स में एल्वोलाई के अंदर म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है, म्यूकस जमा होने लगता है, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी आती है, बुखार आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। यह रोग बच्चों में अधिक कॉमन होता है। क्योंकि बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी के कमजोर होने पर यह बैक्टीरिया जल्दी से अपना प्रभाव दिखाता है। कोई भी बीमारी हो, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो कोई भी रोगजनक आसानी से हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर के रोग कर देता है। इस रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग हमारे फेफड़े हैं। ये देख सकते हैं अपन, ये अपने एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई बने हुए लंग्स के अंदर के, ये एल्वोलाई बने हुए हैं। इनके अंदर इन्फ्लामेशन होने से म्यूकस की मात्रा भर जाती है। फ्लूइड इन एयर सैक्स, जो एयर सैक्स हैं, एल्वोलाई हैं, इनमें म्यूकस की मात्रा भर गई। म्यूकस की मात्रा बढ़ जाने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, बुखार आता है, बच्चों में अधिक कॉमन होता है। अगली बीमारी की बात करेंगे, गोनोरिया। ये एक एसटीडी रोग है जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। एसटीडी रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि लैंगिक संसर्ग के द्वारा संचरित होता है। इसका रोगजनक है नेसेरिया गोनोरी, इसका रोगजनक होता है। लैंगिक संसर्ग के द्वारा ये रोग फैलता है। मुख्यतः एक एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा संचरित होता है। ये पुरुष या महिलाओं दोनों में ही हो सकता है। इस रोग में पुरुषों में यूरिथ्राइटिस हो जाती है, यूरिथ्रा का संक्रमण हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तब महिलाओं में सर्विसाइटिस हो जाती है, पेट में दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन और पेन विद इंटरकोर्स, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग होने लगती है। महिला में सर्विसाइटिस हो जाता है एंड पुरुषों में यूरिथ्राइटिस हो जाता है। यूरिथ्रा में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे यूरिन की डिस्चार्ज में दिक्कत आती है, बर्निंग मैच्यूरेशन होता है। ध्यान रखना है, गोनोरिया एसटीडी रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगली बीमारी है सिफिलिस। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, एसटीडी रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एसटीडी रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सिफिलिस।
इसका रोगजनक होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसका संचरण लैंगिक संसर्ग के द्वारा होता है। इसका संचरण लैंगिक संसर्ग के द्वारा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। प्लेसेंटा के द्वारा भी हो सकता है, प्लेसेंटा के द्वारा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। इस रोग में महत्वपूर्ण लक्षण है, जननांगों पर, सेक्स ऑर्गन के ऊपर पेनफुल अल्सर बन जाते हैं, दर्द युक्त छाले पड़ जाते हैं, जिनमें दर्द होता है, अत्यधिक दर्द रहता है, जो कि बाद में कैंसर तक का रूप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सेक्स ऑर्गन में किस तरह से कैंसर, ये छाले बन जाते हैं, जो कि बाद में कैंसर का भी रूप ले सकते हैं, जो कि बाद में घाव में बदल जाते हैं। इस रोग में लिम्फ नोड का संक्रमण होता है, पर्दा होता है, अंत में न्यूरोसिफिलिस हो जाता है, अंत में न्यूरोसिफिलिस हो जाता है, जो कि 100% घातक होता है, 100% घातक होता है। इस रोग की जांच के लिए, इस रोग की जांच के लिए VDRL टेस्ट एंड वासरमैन टेस्ट लगाया जाता है। VDRL टेस्ट एंड वासरमैन टेस्ट लगाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है VDRL, जो कि मेनली STD डिसीज की लगाते हैं। VDRL टेस्ट, वेनेरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, VDRL, वेनेरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। इसके माध्यम से सिफिलिस रोग की जांच की जाती है, जो कि एक STD रोग है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए व्यक्ति को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, जिसके माध्यम से इस रोग से बचा सकता है। इसके अलावा जननांगों की प्रॉपर सफाई रखना चाहिए, जिससे इसका संक्रमण ना हो। अब हम बात करेंगे वैसिलरी डायसेंट्री, सिजोलोसिस डायसेंट्री, वैसिलरी डायसेंट्री या सिजेलोसिस डायसेंट्री के बारे में बात करेंगे। इस रोग का रोगजनक होता है सिजेला सैगी, सिजेला सैगी, सिजेला सैगी इसका रोगजनक है, जिसके माध्यम से ये रोग होता है। इसका संचरण संक्रमित भोजन एवं पानी के द्वारा होता है, संक्रमित भोजन एवं पानी के द्वारा होता है। इस रोग में महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं खून आना, खूनी दस्त लग जाना, दस्त के साथ खून आना, पेट में मरोड़ होना, डिहाइड्रेशन हो जाना। क्योंकि इस रोग में हमारी सर्वाधिक जो प्रभावित अंग होते हैं वो हमारी बड़ी आंतें होती हैं, हमारी आंतें प्रभावित होती हैं, या अपन ये भी कह सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। आंतों के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, जिसमें जो ब्लड कैपिलरी होती है वो रैप्चर हो जाती है और दस्त के साथ में खून आने लगता है, पेट में मरोड़ होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। रोगी को तुरंत ORS देना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, बॉडी के अंदर वाटर मिनरल्स की कमी ना हो, उसके लिए ORS आवश्यक होता है। दोस्तों, इसके अलावा बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों में एक रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये रोग मुख्यतः बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। इसका रोगजनक बैसिलस एंथ्रेसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस। इस रोग का संचरण स्पोर्स का, बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स का श्वास के द्वारा प्रवेश होता है, श्वास के द्वारा प्रवेश होता है। ये जो रोग है यह मुख्यतः पालतू जानवरों में अधिक होता है। यह पालतू जानवरों का प्रमुख रोग है। कभी कभार मनुष्य में कभी कभार त्वचा एवं फेफड़ों का एंथ्रेक्स हो सकता है, त्वचा एवं फेफड़ों का एंथ्रेक्स देखने को मिलता है। एंथ्रेक्स बीमारी मुख्यतः पालतू जानवरों में होती है, लेकिन कई बार मनुष्य में त्वचा एवं फेफड़ों का एंथ्रेक्स देखने को मिलता है। अगली बीमारी है बॉटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग। बॉटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। इसका रोगजनक होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसका संचरण संक्रमित भोजन के माध्यम से होता है। संक्रमित भोजन के माध्यम से यह रोगजनक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस रोग के शरीर में प्रविष्ट होने पर एक अत्यंत घातक, बहुत ही खतरनाक एक्सोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन रिलीज होता है, स्वतंत्र होता है, जिसके प्रभाव से जीभ पर सूजन आ जाती है, डिप्लोपिया हो जाता है, उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है और 3 से अत्यधिक संक्रमण होने पर 3 से 7 दिन के अंदर मृत्यु तक भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए संक्रमित भोजन को 90 डिग्री
सेल्सियस पर 10 मिनट तक उबाल कर खाना चाहिए। संक्रमित भोजन को 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक उबाल कर लेना चाहिए, तो इस रोग से बचा सकता है। बचाव के लिए सबसे बेहतरीन है कि रखा हुआ भोजन ना लें, अगर है तो उसको गर्म करके लें, अन्यथा यह रोगजनक आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकता है। बॉटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग। तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी होती है, वो किस तरीके से उनका संचरण होता है, उनका रोगजनक कौन सा है, उनके महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं, उनको किस प्रकार रोका जा सकता है, रोकथाम का तरीका क्या है। अब हम बात करेंगे वायरल डिसीज के बारे में, विषाणु जनित रोग, वायरल डिसीज के बारे में। जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिसीज होती हैं, ठीक उसी प्रकार से वायरल डिसीज भी होती है, जो कि वायरस के माध्यम से फैलती है। ये भी संक्रामक रोग है, जैसा कि अभी अपन ने पहले देख ही चुके हैं कि संक्रामक रोग में बैक्टीरियल डिसीज आती है, वायरल डिसीज आती है, प्रोटोजोअल डिसीज आती है, फंगल डिसीज आती है, हेलमिंथ डिसीज आती है। इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे वायरल डिसीज के बारे में, विषाणु जनित रोग। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वायरस होते क्या है, विषाणु क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से सुने, जब हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति के समय सबसे पहले वायरस ही आए थे। वायरस के ठीक बाद आ गए थे जीवाणु, बैक्टीरिया आ गए। तो जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। वायरस यानी विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की संयोजी कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक है। बिकॉज ऑफ जब तक ये होस्ट के बाहर होते हैं, यानी किसी भी जीव के शरीर के बाहर होते हैं, तब तक ये इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ये निर्जीव होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट के अंदर, किसी पोषक के अंदर जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं, सो ये लिविंग की तरह काम करते हैं, ये सजीव की तरह काम करते हैं। इनके अंदर की एक्टिविटी चालू हो जाती है, अपना मल्टीप्लिकेशन चालू कर लेते हैं, इनके अंदर गुणन होने लगता है, इनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है, तो ये लिविंग की तरह काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ए लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो वायरस है 99% नुकसानदायक ही होती है, इनसे बीमारियां होती है। केवल एक बैक्टीरियोफेज है, ऐसा वायरस है जो कि गंगा नदी के पानी में पाया जाता है। उससे जो कि बैक्टीरिया को उनकी फेगोसाइटोसिस करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, उसी के अंदर उसकी साइकिल चलेगी, उसी के अंदर उसकी साइकिल चलती है, मल्टीप्लिकेशन होता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिससे बैक्टीरिया की पानी के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है और पानी सड़ता नहीं है, पानी में से बदबू नहीं आती। गंगा नदी के पानी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा वायरस है जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है? कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब उसी में उसकी मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी संख्या बढ़ती है, उसको खा जाता है, उसी के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। इन वायरसेस के द्वारा कौन कौन सी डिसीज होती हैं, यहां पर हम बात करेंगे। पहली बीमारी का नाम है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों बोला? क्योंकि इस रोग में रोगी को पानी से डर लगने लगता है। जब ये रोग बढ़ जाता है तो इस रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया। रेबीज जो है इसका रोगजनक कौन सा है? रोगजनक है यानी इसका जो वायरस है, कॉजिंग वेक्टर जो है, सॉरी जो पैथोजन है वो रेब्डो वायरस है। रेब्डो वायरस याद रखना, रेबीज रेब्डो, रेबीज रेब्डो के नाम से याद रखना है। रेबीज का जो वायरस है वो रेब्डो वायरस है, जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इस वायरस के फैलने का जो तरीका है वो किसी जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, गीदड़, चमगादड़ आदि के काटने से होता है। इनके काटने से ये जो वायरस है वो किसी भी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश हो जाता है। पूछा जाता है इसका संचरण कैसे होता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, रेबीज का जो सबसे प्रभावित अंग है, रेबीज वायरस के द्वारा इस डिसीज में जो सबसे प्रभावित अंग है वो कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है हमारा तंत्र का तंत्र, और तंत्र का तंत्र में भी कौन सा? मुख्यतः हमारा सीएनएस। जो रेबीज डिसीज है इसमें हमारा मुख्यतः सीएनएस प्रभावित होता है। हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इस रोग में एन्सेफेलाइटिस हो जाती है, मस्कुलर स्पाम हो जाता है,
मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। रेबीज, इसकी रोकथाम के लिए रेबीज का वैक्सीन लगाया जाता है। रेबीज का वैक्सीन, स्ट्रीट वायरस जो है एक रेबीज वायरस का ही स्ट्रेन है। रेबीज वायरस होता है इसी का एक स्ट्रीट है, इसी का एक स्ट्रेन है, इसी की एक स्ट्रेन है। स्ट्रीट वायरस रेबीज वायरस का एक स्ट्रेन है, इसी का एक स्ट्रेन है। तो ध्यान रखना है, रेबीज जो है रेप्टो वायरस के द्वारा होता है। ये कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, गिद्ध, चमगादड़ इनके काटने से होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अंग हमारा तंत्र का तंत्र होता है। इसकी रोकथाम के लिए रेबीज वैक्सीन लगाया जाता है। हम अगली डिसीज के बारे में बात करेंगे, मीजल्स के बारे में बात करेंगे। मीजल्स, खसरा क्या होता है? खसरा, इसका रोगजनक मॉर्बिली वायरस होता है। याद रखना है, एम से मीजल्स, एम से मॉर्बिली, एम से मीजल्स, एम से मॉर्बिली। मीजल्स खसरा जो है ये मॉर्बिली वायरस की वजह से होता है। इसके फैलने का तरीका सांस के द्वारा, दूषित जल के द्वारा या सीधे संपर्क के द्वारा भी फैल सकता है। सांस के द्वारा फैल सकता है, दूषित जल के द्वारा फैल सकता है, सीधे या सीधे संपर्क के द्वारा भी फैल सकता है। इसमें जो प्रभावित अंग है, इसमें ज्यादातर हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इस रोग में हमारा अधिकांश का पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को मुख्यतः बुखार आता है, इसको खांसी होती है। लगभग 2 से 3 दिन के पश्चात तीसरे दिन मुख को आंख के अंदर कॉप्लेक्स स्पॉट्स बन जाते हैं, मुख को आंख के अंदर छाले जैसे बन जाते हैं, स्पॉट आ जाते हैं, दाग धब्बे जैसे बन जाते हैं मुख को आंख के अंदर, जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉप्लेक्स स्पॉट, जो कि देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, चौथे दिन तक त्वचा के ऊपर लाल दाने निकल आते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये त्वचा के ऊपर ये रेड स्पॉट बने हुए हैं, रेड स्पॉट है मीजल्स वायरस की वजह से। फीवर भी मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, रैसेस पड़ जाते हैं। ठीक है, कहने हमारा श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है इसमें। इसको रोकने के लिए एमएमआर का वैक्सीन लगाया जाता है। एमएमआर का पूरा नाम ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, तीनों के लिए एक ही वैक्सीन है, एमएमआर वैक्सीन। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला के लिए। मीजल्स, एम से मीजल्स, एम से मॉर्बिली, रोगजनक याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बीमारी है इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड या फ्लू। ध्यान रखना, जितनी बीमारियां पढ़ते आ रहे हैं सबको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, थोड़ा सा हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवाइज करना है, तभी हम इनको याद रख पाएंगे। अंततः इनको बार बार भूल जाते हैं कि कौन सी बीमारी का रोगजनक कौन सा है। याद रखना है, बार बार पढ़ना है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड या फ्लू की। इन्फ्लुएंजा जनरली जो सामान्यतः जुकाम जो हो जाता है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड हो जाना, फ्लू हो जाना, इसका रोगजनक मिक्सो वायरस है। हालांकि बहुत सारी स्ट्रेन होती हैं जिनके द्वारा इन्फ्लुएंजा हो जाता है। वायरस की बहुत सारी स्ट्रेन है जिनके द्वारा जनरली इन्फ्लुएंजा हो जाता है, लेकिन मिक्सो वायरस एक इंपोर्टेंट स्ट्रेन है जिनके द्वारा इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड होता है। फैलने का तरीका सांस के द्वारा या सीधे संपर्क के द्वारा। सांस के द्वारा इसका रोग फैल सकता है, रोगजनक फैल सकता है। इसमें मुख्यतः हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़े या श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण लक्षण सब लोग जानते हैं, सिर दर्द होना, फीवर आना, सर्दी लगना, खांसी होना, मांसपेशियों में, हाथ पैरों में दर्द होना, जॉइंटों में दर्द होना, पेट की समस्या हो जाना, कफ आना, खांसी, कफ, ये सारी चीजें है ना, रनी नोज हो जाती है, गले में खराश होती है, ये सारी चीजें जनरली हमको देखने को मिलती है। ये आप देख रहे हो, ये मिक्सो वायरस का एक डायग्राम है। मिक्सो वायरस है, इसकी पर प्रोटीन की कवरेज, प्रोटीन की कवरेज लगी हुई है, इसके अंदर आरएनए है ये। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉमन कोल्ड या फ्लू, इसका रोगजनक मिक्सो वायरस होता है, याद रखना है। फैलने का तरीका बताई दिया आपको, सांस के द्वारा, प्रभावित अंग फेफड़े, श्वसन तंत्र। अब हम अगली बीमारी की बात करेंगे, मम्स। मम्स, गलसुआ कहते हैं हिंदी में, गलसुआ, मम्स, इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस। क्यों कहते हैं पेरोटाइटिस? क्योंकि मम्स जो बीमारी है, मम्स जो रोग है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, मम्स वायरस के द्वारा होता है। ये जो वायरस है, ये हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनमें जो सबसे बड़ी पैरोटिड लार ग्रंथि है उसको संक्रमित कर देता है। ये जो मम्स वायरस है, ये मम्स वायरस हमारे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड
पैरोटिड लारग्रंथि सबसे बड़ी लारग्रंथि है, ध्यान रखना है। हमारी मुखगुहा में 3 जोड़ी लारग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी पैरोटिड लारग्रंथि है। हमने पहले भी इसके बारे में क्लास में बात की है, जब हम लोगों ने पाचन तंत्र की बात की थी। उस समय पैरोटिड लारग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पैरोटिड लारग्रंथि हमारी सबसे बड़ी लारग्रंथि है, और जो मम्प्स वायरस है वो इसी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड को इन्फेक्शन पहुंचाता है। मम्प्स वायरस ये सांस के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा इसका संचरण होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित अंग हमारी लारग्रंथियां हैं, और खासकर पैरोटिड लारग्रंथि। इसका प्रदाह हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण रोगी को बुखार आता है, त्वचा पर दाने भी निकल आते हैं कई बार। इस रोग को रोकने के लिए मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला पहले ही आपको बताया था, एमएमआर का वैक्सीन लगाया जाता है। मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, एमएमआर का वैक्सीन ध्यान रखना है। मम्प्स, अगली बीमारी है चिकन पॉक्स या छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स या छोटी माता। इसका जो रोगजनक है वो वेरिसेला वायरस है। ध्यान से सुनना है, ये जो वायरस है ये कंफ्यूजन करते हैं चिकन पॉक्स का, छोटी माता का, इसके अलावा बड़ी माता शीतला माता का, चेचक बीमारी का। इनके जो वायरस हैं ये आपस में कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन ध्यान से याद रखना है कि इनके वायरस कौन कौन से। चिकन पॉक्स छोटी माता, इसका रोगजनक वेरिसेला वायरस है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइप करने में, कोई दिक्कत, देखेंगे ध्यान से। रोगजनक इसका वेरिसेला वायरस है। वेरिसेला वायरस के द्वारा छोटी माता का संक्रमण होता है, इंफेक्शन होता है। इसके फैलने का तरीका सांस के द्वारा या सीधे संपर्क के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा ये रोग फैलता है। इसके महत्वपूर्ण लक्षण, बुखार आना, सबसे पहले बुखार आता है। इसके पश्चात त्वचा पर दाने निकल आते हैं, जो कि सबसे पहले माथे पर निकलेंगे, चेहरे पर निकलेंगे। इसके पश्चात पूरे धड़ पर, पूरे शरीर पर विकसित हो जाते हैं। दानों के ऊपर पपड़ी बन जाती है, जो कि बाद में बिना दाग छोड़े हटती है। इस रोग में बॉडी के ऊपर कोई स्पॉट नहीं रहता है, सारे स्पॉट खत्म हो जाते हैं। पपड़ी जो हटती है वो बिना दाग छोड़े हटती है। अगर ये रोग किसी व्यक्ति को एक बार हो जाए तो ये रोग उस व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, देखा जाता है रोग नहीं होता है, क्योंकि इस रोगजनक के बॉडी के अंदर एक बार प्रवेश होने के पश्चात हमारा शरीर इसके लिए एंटीबॉडी बना लेता है, और वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में जीवन पर्यंत काम करती है, जीवन पर्यंत हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देंगे, जीवन पर्यंत हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देते हैं। इसलिए जब कभी इसका रोगजनक फिर से हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारे शरीर के अंदर पहले से ही इसके लिए एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं, जो कि इसके रोगजनक से लड़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछे आता है कि कौन सी बीमारी है जो कि एक बार होने के पश्चात द्वारा नहीं होती, या जिनके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट एंटीबॉडी बन जाते हैं, ये जो बीमारी द्वारा नहीं होती है। कौन सी बीमारी है? चिकन पॉक्स, छोटी माता। बच्चों को ये रोग ना हो इसके लिए बच्चों को चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाया जाता है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाया जाता है। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये अल्सर, ये घाव बन जाते हैं, फफोले जैसे बन जाते हैं, ये इनकी पर ये जो ब्लिस्टर्स बन गए हैं, ब्लिस्टर, ये जब कोई रोगी ठीक हो जाता है तो इस तरह के पैप्यूल्स रह जाते हैं, ये छोटे छोटे दाग जैसे, लेकिन इनकी पर कोई जो पपड़ी पड़ती है वो बिना स्पॉट छोड़े हट जाती है, इसलिए बाद में कोई इस तरह के स्पॉट्स देखने को नहीं मिलते हैं। छोटी माता, चिकन पॉक्स, ये अपन ने मम्प्स के बारे में जाना, चिकन पॉक्स के बारे में जाना। मम्प्स वायरस, ये आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड है, इसका इंफेक्शन हो जाता है, जनरली बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। पैरोटिड ग्लैंड ये स्वेल अप हो गई, फूल जाती है, स्वेल इन द पैरोटिड ग्लैंड एंड चीक, ये फूल जाती है, सेलिंग आ जाती है, कान के नीचे होती है। जो ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना के ठीक बिलो, इसके जस्ट बिलो द, है ना, ईयर पिन्ना के ठीक नीचे होती है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। अपन अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे, स्मॉल पॉक्स या जिसे चेचक कहते हैं, शीतला माता, बड़ी माता भी कहते हैं। इसका रोगजनक वेरियोला वायरस है, ध्यान रखना है। अभी अपन ने देखा चिकन पॉक्स, इसका रोगजनक वेरिसेला है, वेरिसेला, ध्यान रखना है। इसका रोगजनक कौन सा? वेरिसेला। और स्मॉल पॉक्स का वेरियोला, वेरियोला वायरस है, ध्यान रखना है। अच्छे से बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना है, नहीं तो भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। रोगजनक वेरियोला वायरस है। इसका फैलने का तरीका सांस के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा। जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स फैलता है, सॉरी चिकन पॉक्स फैलता है, ठीक इसी प्रकार से स्मॉल पॉक्स भी फैलता है। संचरण का तरीका कॉमन है,
सांस के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा। इसमें भी प्रभावित अंग हमारा संपूर्ण शरीर है। चिकन पॉक्स के अंदर भी प्रभावित अंग हमारा संपूर्ण शरीर है, मैली त्वचा है। ठीक इस प्रकार से स्मॉल पॉक्स में भी हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, मैली त्वचा प्रभावित होती है। इसमें भी रोगी को बुखार आता है। 30 दिन तक त्वचा पर दाने निकल आते हैं, जो कि मवाद से भरे फफोलों में बदल जाते हैं। ध्यान रखना है, इसके अंदर मवाद जैसी बन जाती है, जो फफोले बनते हैं उनके अंदर मवाद जैसी बन जाती है। देख सकते हैं ये जो ब्लिस्टर्स बने हैं, इनके अंदर पस पड़ जाती है, मवाद जैसी बन जाती है। जब इनके ऊपर से पपड़ी हटती है, जब रोग ठीक होता है, पपड़ी हटती है, तो त्वचा के ऊपर पॉक्स मार्क्स आ जाते हैं, स्थायी धब्बे बन जाते हैं, दाग धब्बे स्पॉट आ जाते हैं त्वचा की, स्मॉल पॉक्स, चेचक, शीतलमा। अगली बीमारी है डेंगू फीवर। डेंगू जो के वायरस के द्वारा ही होता है। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार, रोगजनक डेंगू वायरस, इसकी अलग स्ट्रेन है। डेंगू वायरस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जनरली अरबो वायरस के नाम से जाना जाता है। डेंगू फीवर का जो वायरस है वो अरबो वायरस के नाम से जाना जाता है, अरबो वायरस के नाम से। इसके जो फैलने का तरीका है, इसका जो वाहक है, ध्यान रखना, इसका जो वाहक है वो फीमेल टाइगर मॉस्किटो है, एनाफ्लिस मॉस्किटो नहीं है, फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो नहीं है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो है। फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो वो किसके लिए है, जल्दी से बताएं। फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो वो मलेरिया के लिए है। और ये कौन सा है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो, ये किसके लिए है, ये डेंगू के लिए, जिसे एडिस इजिप्टी कहते हैं। फीमेल टाइगर मॉस्किटो एडिस इजिप्टी। पूछा जाता है रोगजनक, ये वाहक पूछा जाता है कि डेंगू फीवर का जो रोगजनक है, जो वायरस है, वो किसके द्वारा जाता है, उसका संचरण कैसे होता है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो एडिस इजिप्टी के द्वारा। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार जो होता है दो प्रकार का होता है, मैंने देखा गया दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर जिससे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। दूसरा होता है हेमरेजिक डेंगू फीवर या डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। क्लासिकल डेंगू फीवर हड्डी तोड़ बुखार, नामी हड्डी तोड़, इसका मतलब जो जॉइंट है एंड मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, जॉइंट के अंदर, मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तब त्वचा पर दाने तक भी निकल आते हैं। खासकर कहां निकलेंगे, आर्म की भीतरी साइड पर, चेस्ट पर, पीठ पर, यहाँ पर दाने तक भी निकल आते हैं। हड्डी तोड़ बुखार ये देख सकते हैं, ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है। इसके से फीवर आना, रेसिस होना, मसल एंड जॉइंट पेन होना, ये कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसमें मेनली आरबीसी नष्ट होने लगती है, आरबीसी नष्ट होने लगती है, इसी नाम रखा डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसी को येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है, येलो फीवर, पीत ज्वर कहते हैं। अगली बीमारी के बारे में ध्यान रखना है, ये सारी वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है। अगली बीमारी है जर्मन मीसल्स, जर्मन मीसल्स, इसका जो वायरस है इसे रूबेला वायरस कहते हैं, जर्मन खसरा भी कहते हैं। इसका रोगजनक रूबेला वायरस है, रूबेला वायरस से ध्यान रखना है, रूबेला वायरस, वो रूबियोला वायरस था, ये रूबेला वायरस है। फैलने का तरीका सांस के द्वारा। महत्वपूर्ण लक्षण देख सकते हैं, त्वचा पर दाने निकल आना, बहरापन हो जाना, मांस विकास में कमी हो जाना, ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। जर्मन मीसल्स, रूबेला। अगला है येलो फीवर। अभी आपको बोला इसका भी वाहक कौन है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो एडिस इजिप्टी है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो, फीमेल टाइगर मॉस्किटो एडिस इजिप्टी है। इसका भी महत्वपूर्ण लक्षण बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी, हमारी जो वृक्क किडनी होती है, स्प्लीन तिल्ली होती है, यकृत की स्राव का फटना तथा पीलिया, जॉइंटिस हो जाना, बिकॉज ऑफ आरबीसी डिस्टर्ब हो जाता है। आरबीसी जब भी डिस्टर्ब होंगी तो जॉइंटिस होने की चांस रहती है, क्योंकि आरबीसी जब भी टूटती है तो उसकी वजह से बिल्रोबिन एवं बिल्बर्डिन, बिल्रोबिन एवं बिल्बर्डिन नामक फ्रेगमेंट बनती है, जिनकी वजह से पीलिया हो जाता है, पीलिया, जॉइंटिस, इनका लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। तो ध्यान रखना, ये सारी हमारी वायरल डिसीज। एक बार सभी बीमारियों के नाम फिर से देख लें। हमने रेबीज के बारे में बात की, हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। हमने मीसल्स के बारे में बात की, इसका रोगजनक मरबेली वायरस है।
इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड की बात की, इसका रोगजनक मिक्सो वायरस है। मम्स की बात की, इसका रोगजनक मम्स वायरस। चिकन पॉक्स छोटी माता की बात की, नाम बेरिशेला वायरस, ध्यान रखना बेरिशेला वायरस है। स्मॉल पॉक्स शीतला माता बड़ी माता, इसका रोगजनक वेरियोला वायरस है। डेंगू फीवर अरबो वायरस, इसका रोगजनक है। हमने जर्मन मीसल्स के बारे में बात की, येलो फीवर के बारे में बात की। ये सभी वायरल डिसीज हैं, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जहां भी आपको दिक्कत लगे, जिस बीमारी में दिक्कत लगे, जो बैक्टीरियल डिसीज पढ़ी, वायरल डिसीज पढ़ी, जिस भी बीमारी में आपको दिक्कत लगी, एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें, जिससे कि उन बीमारी को फिर से रिपीट कर सके, आपको दोबारा से बता सकें, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अभी इसी वायरल डिसीज में हम अगले टॉपिक में हम लोग एड्स के बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ वायरल डिसीज और भी हैं 2-3, उनके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद अगली क्लास में हम लोग हेलमिंथ डिसीज एंड प्रोटोजोल एंड फंगल डिसीज के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास तक हमारा ये टॉपिक संक्रामक रोग का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नए टॉपिक पर जाएंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखना है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना, तो अच्छे से पढ़ के रखें, जहां भी दिक्कत हो पूछें। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल बायोकोडन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको मिल सकती है, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।